नमस्ते। उम्मीद है कि आपको हमारा लास्ट वीडियो पसंद आया होगा और उसी संदर्भ में अब हम ये सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जी, मेरा नाम है पंचम राठौड़ और ये है मेरा नाम है दीपक परमार। और हमने ये एक यूट्यूब सीरीज़ बनाई है EIB एग्ज़ाम के लिए। हमारे चैनल का नाम है @bar और हमारा पर्पज़ है कि हम लोगों में, समाज में कानून और कानून व्यवस्था के प्रति एतबार लाएँ। और हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक इंडियन पीनल कोड। आशा करते हैं आप अपना बैरक साथ में लेकर बैठे हो। इसमें टोटल 23 चैप्टर्स हैं जो कि फर्दर डिवाइडेड है 511 सेक्शन में। तो हम डायरेक्ट अभी शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में 4 सेक्शंस, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। पहला तो टाइटल और एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस कोड दिया गया है। तो टाइटल इसका रहेगा इंडियन पीनल कोड एंड इट शैल बी एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। मैं एक चीज़ और ऐड कर दूं, इसमें टोटल चैप्टर 23 है और देखिए इसमें आपको जैसे हमने बताया कि इसमें टोटल 511 सेक्शन है। तो 511 सेक्शन हम डिटेल में तो कवर करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा और वो आपको इस एग्ज़ाम के लिए अननेसेसरी है कि हर एक सेक्शन इतना डिटेल में लाइन बाय लाइन पढ़ना नहीं है। हमारी कोशिश ये होगी कि आप एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस देखें तो उसे ये समझ ले कि हाँ मुझे पहली बात तो ये आईपीसी में है और ये आईपीसी में इस चैप्टर के नंबर वाइज याद ना हो तो चलेगा, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि ये एक तो इंडियन पिनल कोड का से लाया हुआ क्वेश्चन है और उसमें अगर आपको सेक्शंस, एक तो दूसरी बात आप सेक्शंस में देख के आप अंदाजा लगा सकते हो कि मुझे कहाँ जाके ढूंढना है आईपीसी में। और अगर सेक्शंस नहीं दिए हैं, सिर्फ सेक्शंस में लिखे हुए स्टेटमेंट्स, वर्ड्स या इलस्ट्रेशंस ही दिए हैं और कहीं पे सेक्शन का जिक्र नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन देखे हमने कुछ कि ये ऐसे थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं और वो काफी कम आते हैं, एक दो क्वेश्चन रेयरली आ जाता है। तो उसमें तब ये चीज होती है कि हाँ भाई आपको पता है आईपीसी में मतलब कौन से चैप्टर में कौन सी चीज दी गई है और हमारा उद्देश्य इस वीडियो से बस यही है कि आप इतना फिगर आउट खुद से कर पाए कि क्वेश्चन देख के कि हाँ ये चीज मुझे इस चैप्टर में ढूंढनी रहेगी। हम लोग फिर भी जो चैप्टर में लिखे हुए इंग्लिश में शब्द हैं वो ये एग्जाम आपको क्वेश्चंस रीजनल लैंग्वेज में भी आएंगे, मगर अगर आप इंग्लिश में भी कर रहे हो तो एक बार अपनी लैंग्वेज में समझ के आप अगर वो चीज करोगे तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग कंफर्टेबल रहेगा, आपको आप ये जो डॉट्स ज्वाइन करने में आपको आसानी होगी। तो चलिए अब हम बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं। चैप्टर 2 से ही स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। डेफिनेशंस का जो हमारा चैप्टर है, जनरल एक्सप्लेनेशन जी, उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई है। तो हम सेक्शन 8 से ही चालू करते हैं। जेंडर में हर जगह आईपीसी में ही दिया गया है। तो इसमें ही मतलब एनी पर्सन, वेदर मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड होते हैं। फिर नंबर का डेफिनेशन दिया गया, मेल और फीमेल, बस ये सब जो वो सब आजकल निकल रहा है, बाइसेक्सुअल, पेनसेक्सुअल, ये सब हमारा आईपीसी, पर फिर भी वो एनी पर्सन की डेफिनेशन। फिर आगे का हमारा सेक्शन है नंबर की बात करता है। नंबर इसमें अगर सिंगुलर दिया गया है तो सिंगुलर, अगर प्लूरल दिया गया है तो प्लूरल। जैसे कि सेक्शन 141 में अनलॉफुल असेंबली की बात कही है, उसमें 5 और मोर पर्सन लिखा है तो वहाँ पे एक नंबर दिया गया है 5, तो ये नंबर की बात करता है। फिर अगले डेफिनेशन में मैन और वुमेन दिया गया है। तो मैन हमारा होता है अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज और फीमेल हमारा हो गया फीमेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। फिर पर्सन की डेफिनेशन है, इट इंक्लूड्स कंपनी और एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। मोर और लेस कंपनी लॉ में जो डेफिनेशन दी गई है पर्सन की, वही डेफिनेशन। फिर पब्लिक की डेफिनेशन दी गई है, उसमें इंक्लूड किया गया है एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी, कोई भी कम्युनिटी हो तो पब्लिक के डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा। फिर हमारा क्वीन है जो कि रिपीट कर दिया गया है। फिर हमारा सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट है। सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट का डेफिनेशन ये है कि ऑफिसर और सर्वेंट जो भी है, अगर वो अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के अंडर एम्प्लॉयड है या फिर उसका एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूड है तो वो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट की डेफिनेशन के अंडर आएगा। सेक्शन 15 और सेक्शन 16 है जो ब्रिटिश इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनकी डेफिनेशंस रिपील कर दी है 1937 में। और सेक्शन 17 जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका मतलब है स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से। और सेक्शन 18 इंडिया का मतलब है टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी ये इंक्लूडिंग हो गया है, मतलब अगर आप इंडिया का डेफिनेशन देखेंगे तो इसमें
इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हाँ, ऐसा इसका नया डेफिनेशन होगा। ठीक है। फिर आगे का हमारा डेफिनेशन है जज का। अब इसमें इंक्लूड होगा एनी पर्सन एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव एनी लीगल प्रोसीडिंग या फिर सिविल और क्रिमिनल जजमेंट। अगर कोई इंसान है वो सिविल या क्रिमिनल जजमेंट देने के लिए लॉ से एम्पावर्ड किया गया है तो उसको हम जज की डेफिनेशन में गिनेंगे। जैसे कि हमारा कलेक्टर हो गया, फिर मेंबर ऑफ पंचायत हो गया, तो ये हमारा डेफिनेशन में आएंगे जजेस की। और इसमें आप नोट कीजिए कि सेक्शन 19 में कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हैं, वैसे आगे जाके भी काफ़ी सेक्शंस में इलस्ट्रेशन दिए होंगे, तो इलस्ट्रेशन के बेस्ड पे भी क्वेश्चंस आते हैं। इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट है, तो मतलब अगर आप सेक्शन समझ सकते हो तो आप इलस्ट्रेशन को सेक्शन से डिनोट मतलब कोरिलेट कर सकते हो। एग्जाम में बस आपको जाके सेक्शन ढूंढना है कि ये इलस्ट्रेशन इस सेक्शन में दिया गया हो सकता है। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सेक्शन 20 है, अगला डेफिनेशन है कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब है कि एक जज है या फिर बॉडी ऑफ जजेस है तो उनको हम बोलेंगे कोर्ट ऑफ जस्टिस। इलस्ट्रेशन में हमारा दिया गया कि पंचायत है, अगर वो रेगुलेशन के अंडर काम करती है, मद्रास रेगुलेशन एक्ट के अंदर, तो उसको हम कोर्ट ऑफ जस्टिस बोलेंगे। फिर आगे का हमारा डेफिनेशन है पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन काफ़ी वाइड है, इसमें आपको इतना याद रखना है मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स ऑफिसर्स या फिर जजेस, ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस, मेंबर ऑफ पंचायत, फिर आर्बिट्रेटर, फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है तो वो पब्लिक या फिर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर है तो वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के अंडर आएगा। इसमें इलस्ट्रेशन अगर आप देखें तो म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है हमारा वो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के अंदर आता है। आगे का हमारा डेफिनेशन है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में सारी चीज़ें इंक्लूड होती है एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू लैंड। अब अगर आपका खेत है और उसमें उगी फसल है तो वो जमीन और फसल दोनों को छोड़कर बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड करेंगे। आगे का हमारा डेफिनेशन है रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। रॉन्गफुल गेन का मतलब अगर अनलॉफुल मीन से अगर आपने कोई गेन किया है तो वो आपका रॉन्गफुल गेन होगा, और अगर अनलॉफुल मीन से आपको कोई लॉस हो गया है तो वो आपका रॉन्गफुल लॉस होगा। आगे का हमारा डेफिनेशन है डिसऑनेस्टली। ये सेक्शन 24 और सेक्शन 25 में इंटेंशन जो है उसका काफ़ी महत्व है। क्या कहता है सेक्शन 24 डिसऑनेस्टली? whoever does anything with intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person। मतलब अगर आप ऐसे इंटेंशन से कोई एक्ट करते हैं जिससे किसी का भला हो सकता है या फिर बुरा हो सकता है तो वो डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अगला हमारा डेफिनेशन है फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंटली का हम डेफिनेशन देखें तो अ पर्सन इज सेड टू डू थिंग फ्रॉडुलेंटली इफ ही डज दैट थिंग विथ इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। अगर आपका इंटेंशन है किसी को फ्रॉड करने का और उस इंटेंशन के साथ आपने कोई एक्ट किया है तो वो एक्ट फ्रॉडुलेंट माना जाएगा। तो आगे है सेक्शन 26 रीजन टू बिलीव। इसमें लिखा है रीजन टू बिलीव अ थिंग इफ ही हैज सफिशिएंट कॉज टू बिलीव। मतलब उसकी नॉलेज में कोई चीज़ है और उस नॉलेज से वो अपना इंटेलिजेंट दिमाग, जितनी भी इंटेलिजेंस है एक एवरेज पर्सन से, वो इस इंफॉर्मेशन से कोई चीज़ को रिलेट कर पा रहा है। इतने भारी शब्द आपको अगर समझ में ना आ रहा है, मैं हिंदी में बोलता हूँ और आसान लैंग्वेज में, कि उसके पास जितना ज्ञान है उस ज्ञान के संदर्भ में वो अपना जो थॉट्स ला पा रहा है अपने दिमाग में, जिसकी वजह से वो कुछ सोच पा रहा है, किसी कंक्लूजन में पहुंच पा रहा है, वो उसके रीजन टू बिलीव में आता है। ठीक है, चलिए उसको, इस चीज़ को मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता था लेकिन समझाने में मैं ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। सेक्शन 27 प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। कोई भी प्रॉपर्टी अगर मान ले आप ने कोई आपके पास है, नहीं है आपके पास फिजिकल पोजीशन नहीं है उसका, मगर आपके सर्वेंट के पास है, आपके वाइफ के पास है या आपके क्लर्क के पास है, तो वो आपके पास ही हुई ऐसा माना जाएगा। अगला हमारा डेफिनेशन है काउंटरफिट। अगर आप किसी को डिसीव करने के पर्पज से वो चीज़ की एक एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं तो वो आप काउंटरफिट की डेफिनेशन के अंदर आएगा। जैसे कि काउंटरफिट नोट्स होते हैं जो कि बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान, नेपाल से इंडिया में आते हैं, तो
तो वो सारे जो है वो काउंटरफिट की डेफिनेशन के अंडर आएंगे। यहाँ पर आपको देखना है कि पर्पज है इसका टू डिसीव समवन। फिर हमारा आगे का डेफिनेशन है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का काफ़ी सिंपल डेफिनेशन है। तो कोई भी मैटर आपने एक्सप्रेस किया है किसी सब्सटेंस पे, सब्सटेंस मतलब पत्थर हो गया, पेपर हो गया, या फिर कोई भी बोर्ड हो गया, उस पर आपने एक्सप्रेस किया है कोई भी मैटर, किससे? लेटर, फिगर या मार्क्स से, तो वो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आएगा और उसको एज एन एविडेंस कंसिडर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट बनने के टाइम पे या वो ये जो हो रहा वो जरूरी नहीं कि हाँ ये कोर्ट में जा सकता है इसलिए ये डॉक्यूमेंट है, ऐसा ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लिखित जो रिटर्न किसी पीस ऑफ पेपर में कुछ रिटर्न चीज है, कोई नक्शा भी हो सकता है, मैप भी हो सकता है, मैप भी हो हाँ, कोई कोई किसी कपड़े पे लिखी हुई चीज भी हो सकती है, किसी पत्थर पे लिखी हुई चीज भी हो कोई भी सकती है। सब्सटेंस पे कुछ भी एक्सप्रेसली हाँ, लिखा गया हो, हाँ, तो वो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन। एक फोटोग्राफ भी हो सकता है, एक पेंटिंग भी हो सकती है, इसमें से कोई भी चीज डॉक्यूमेंट हो सकती है। और ये सारी चीज़ें जो है एज एन एविडेंस कंसिडर कर सकते हैं। आगे सेक्शन 29A में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के। ये कुछ नहीं है, ये डॉक्यूमेंट ही है पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो वो हम देखेंगे सेक्शन 2 ऑफ IT एक्ट 2000। तो वहाँ पर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डेफिनेशन। 30 हमारा सेक्शन जो है वो बात करता है वैल्यूएबल सिक्योरिटीज़ के बारे में। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपका लीगल राइट क्रिएट करता है, या फिर उसको एक्सटेंड करता है, या फिर उसको ट्रांसफ़र करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, या फिर हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कंसिडर करेंगे। जैसे कि हमारा हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये आपका एक राइट क्रिएट करता है कि एक इंसान को पैसे देने हैं और एक इंसान को पैसे लेने हैं, तो वो हमारा वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो गया। फिर हमारा आगे का डेफिनेशन है विल। कोई भी टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट है तो उसको हम विल में कंसिडर करेंगे। आगे हम बढ़ेंगे, उसमें सेक्शन 33 की तरफ डायरेक्ट, उसमें एक्ट और ओमिशन की बात की गई है। तो एक्ट जो है, एक्ट या फिर ओमिशन, ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये सीरीज ऑफ एक्ट भी हो सकता है। जैसे कि किसी का मर्डर करने के लिए अगर चाकू लेते हैं और बाकी की कुछ प्रिपरेशन करते हैं, तो चाकू से लेकर उसको मारने तक की सारे सीरीज ऑफ इवेंट है, उसको हम कलेक्टिवली एक्ट बोलेंगे। सेक्शन 34 हमारा जो है वो बात करता है कॉमन इंटेंशन के बारे में। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक कॉमन इंटेंशन जो कि सेक्शन 34 में दिया गया, और एक कॉमन ऑब्जेक्ट जो कि सेक्शन 141 और सेक्शन 149 में दिया गया। सेक्शन 34 हमारा कहता है कॉमन इंटेंशन के बारे में, जिसमें अगर इसको हम सिंपली समझ लें तो इस चीज़ में प्री अरेंज प्लानिंग जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर पंचम का मर्डर करने का हम 4 लोग सोचते हैं, मिलते हैं, उसकी तैयारी करते हैं और फिर उस तैयारी पर एक्ट करते हैं, तो हमारा पहले से मीटिंग ऑफ माइंड, प्री अरेंज एक प्लानिंग है कि ये इंसान यहाँ पर मिलेगा, उसको पकड़ेंगे और मार देंगे, तो वो आएगा सेक्शन 34 के अंदर। फिर कॉमन ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें सेक्शन 144 में, तो मैं अपने घर से निकल रहा हूँ पंचम को मारने के लिए, उसको घर से बाहर निकलता हूँ, उतने में 4-5 लोग और आ जाते हैं आजू बाजू वाले, जिनको पंचम ने परेशान कर रखा है, वो भी उसको मारने लगते हैं और अंत में हम उसको मार देते हैं। तो यहाँ पर जो एंड रिजल्ट है वो मैटर करता है। हमारा इस सिचुएशन में पहले से कोई भी मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, पर ये हीट ऑफ द मूवमेंट में उन्होंने भी हाथ साफ कर लिए, ऐसा कह सकते हैं। तो ये कॉमन ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन में आएगा। ये आप 141 सेक्शन में देख सकते हैं, जो कि अनलॉफुल असेंबली के बारे में बात करता है। आगे बढ़ेंगे, आगे हम फिर डेफिनेशन देखेंगे सेक्शन 39 की तरफ। वॉलंटरीली, वॉलंटरीली का सिंपल मतलब है कि आपने अपने कंसेंट से जो भी कुछ एक्ट किया है वो वॉलंटरी के अंदर है, कि आपने अपने मर्जी से कुछ काम है वो किया है। और फिर सिंपल सी बात है, सेक्शन 40 ऑफेंस, जो भी यहाँ ये आईपीसी जो है एक मेनू कार्ड है सब तरह के गलत काम का, ठीक है, तो वो जो भी चीज़ें यहाँ लिखी गई है वो ऑफेंस, सिंपल बात है, ठीक। मतलब इस कोड के कॉन्ट्रारी आप कुछ एक्ट करते हो तो उसको ऑफेंस की डेफिनेशन में गई। हाँ, स्पेशल लॉ हमारा हो गया,
वो कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ही अप्लाई होता है, जैसे कि एनडीपीएस एक्ट हो गया जो कि हमारा नारकोटिक ड्रग्स पे अप्लाई होता है, फिर हमारा एनआई एक्ट हो गया जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई होता है, फिर हमारा पोक्सो एक्ट हो गया। फिर आगे का हमारा डेफिनेशन है लोकल लॉस। लोकल लॉस मतलब ऐसे लॉस जो एक पर्टिकुलर टेरिटोरियल लिमिट पे अप्लाई होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट जो कि दारूबंदी की बात करता है और ये सिर्फ गुजरात में एप्लीकेबल है। उसके बाद हमारा पासा हो गया जो कि वो भी सिर्फ गुजरात में एप्लीकेबल है। फिर हमारा अगला डेफिनेशन है इलीगल और लीगली बाउंड। इलीगल का मतलब है एवरीथिंग विच इज ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और विच फर्निशेस ग्राउंड फॉर सिविल लायबिलिटी। कुछ भी कोई भी एक्ट अगर आपका प्रोहिबिटेड है लॉ के द्वारा, वो एक्ट आप करते हैं तो वो इलीगल के डेफिनेशन में आएगा। या फिर ऐसा कोई एक्ट जो सिविल लायबिलिटी क्रिएट करता है, जैसे कि पंचम के घर के आगे मैंने एक बहुत बड़ी दीवार बनाई। अब ये जो मेरा एक्ट है वो पनिशेबल ऑफेंस नहीं है आईपीसी के अंदर, पर ये एक सिविल लायबिलिटी खड़ी करता है, तो ये भी इलीगल के अंदर है। वैसे ही सेक्शन 44 समझेंगे इंजरी। इंजरी में 3 चीज़ों का ध्यान रखना है कि इंजरी क्या होती है। इलीगली किसी भी दूसरे इंसान को बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, 3 शब्द याद रखिए, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन को हानि पहुंचाना इंजरी कहलाता है। जैसे दीपक है, दीपक को मैं फिजिकली मारता हूँ तो फिजिकल इंजरी हुई। मैं उसको मारने की धमकी देता हूँ या गाली देता हूँ तो वो मेंटल इंजरी हुई कि वो डर में रह रहा है कि मैं आके कभी भी मारूंगा उसको, तो वो है मेंटल इंजरी ये। और अगर मैं दीपक के बारे में जाके अरे वो तो मार खा गया, ठीक है, वो तो मरियल सा आदमी है, सब चीजें अगर बोल रहा हूँ मैं जाके बाहर, तो वो वो एक तरह का उसके रेपुटेशन को इंजरी इससे। तो ये 3 तरह की इंजरी। यू कैन ऑलवेज ट्राई ऑफ कोर्स। यस आई कैन। फिर सेक्शन 45 हमारा है लाइफ, जो कि बात करता है लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, और डेथ भी हमारा बात करता है डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, किसी ह्यूमन बीइंग की लाइफ और डेथ। सेक्शन 45 और सेक्शन 46 बहुत फिलोसॉफिकल चीज है ये, काफी बिल्कुल। फिर हमारा 47 सेक्शन जो है वो एनिमल के बारे में बात करता है, नॉट द मूवी। हाँ ठीक है, अच्छा एल्बम है वैसे उसका। इसमें बात की गई है कोई भी लिविंग क्रिएचर, इंसान को छोड़ के कोई भी क्रिएचर है लिविंग, तो उसको हम एनिमल के डेफिनेशन में गिनेंगे। फिर वेसल, अगर समुद्र में या फिर पानी के थ्रू ट्रैवल करने के लिए, किसके ट्रैवल के लिए, ह्यूमन या फिर उसकी प्रॉपर्टी के लिए कोई चीज़ का उपयोग करते हैं तो उसको हम वेसल के डेफिनेशन में गिनेंगे। फिर बर्तन, वेसल से मतलब यहाँ पे बर्तन नहीं है, जस्ट आपको बता दें। फिर ईयर और मंथ वो तो सबको पता है, सेक्शन भी सबको नहीं, फिर ही बता देते, ईयर और मतलब साल और महीना। ऐसा नहीं बोल सके कि भाई हाँ ये पंचम और दीपक ने बताया नहीं, इस चैनल खोल के बैठे हैं मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 50 सेक्शन 50 है सेक्शन। एक कोड में कोई भी पार्ट है जो न्यूमेरिकली डिनोटेड है उसे सेक्शन कहते हैं, ठीक है, सिंपल हो गया, खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओथ की तरफ बढ़ते हैं। हाँ। ओथ में अगर आप कसमे वादे की बातें करते हैं तो वो ओथ की डेफिनेशन के अंदर है। अक्सर लोग तोड़ देते हैं। इसमें जो है वो सोशल बात नहीं करते हैं, हम पब्लिक सर्वेंट की या फिर लॉ की बात करते हैं कि अगर आपने कोई लीगली ओथ ली है तो वो आप उस पर बाइंडिंग हो एक्ट करने के लिए। मैं गीता पे कसम हाथ रख के कहता हूँ, हाँ, वो होगी स्टैंडर्ड प्रोसीजर। वो खैर 1900s में ही वो रिवाज बंद हो गया था। अब आजकल इस तरह से ओथ नहीं ली जाती, बस ये कहा जाता है कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, लेकिन ये नहीं कि मैं गीता पे आज हम ऐसे हाथ खड़ा करके भगवान की कसम खाता हूँ, ये भी गई साचू गई, सब गुजराती में ऐसा बोलते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं गुड फेथ की तरफ। तो अगर आपने कोई भी काम किया है उसको ड्यू केयर या फिर अटेंशन के साथ नहीं किया तो उसको गुड फेथ में किया गया है ऐसा नहीं मानेंगे। अच्छी निष्ठा, संपूर्ण निष्ठा। हाँ। फिर हार्बर की बात की गई। हार्बर मतलब किसी को पनाह देना, काफी पनाह देना, वो बहुत पोएटिक, वेरी 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 उर्दू। हाँ, मतलब कोई कहीं से भागा हुआ है उसे अपने यहाँ रखना, उसे आश्रय देते हैं। आश्रय, हाँ, आश्रय, उसको हार्बर कहते हैं। तो हार्बर जो है उसमें हम इंक्लूड करेंगे फूड, शेल्टर, ड्रिंक
मनी, क्लोथ्स, आर्म्स और एम्यूनेशन, इतनी सारी जो चीज़ें हैं अगर आप किसी इंसान को प्रोवाइड करते हैं तो मतलब आपने उसको हार्बर किया है, ऐसा इस डेफिनेशन में किया गया है। अभी अगला चैप्टर 3 है चैप्टर 3 अबाउट पनिशमेंट्स। पनिशमेंट। तो इसमें ये जो पूरा कोड है उसमें किस तरह की पनिशमेंट, कौन कौन सी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब है वो सेक्शन 53 में दिया गया है। पनिशमेंट, इसको आप टाइप्स ऑफ पनिशमेंट भी कह सकते हैं। तो पहली हमारा हो गया डेथ पेनल्टी, फिर हो गया इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, फिर हो गया इम्प्रिजनमेंट, सिंपल भी हो सकता है और रेगरस भी हो सकता है। फिर हो गया फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कोर्ट ने आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। फिर हो गया फाइन, आपको हेलमेट नहीं पहना तो 500 रुपये का फाइन लगा दिया, और फिर अब तो 2000 का लगा था। महंगाई इतना है। एक इंटरेस्टिंग बात अभी ये है कि नया जो बिल आया है उसमें एक और पनिशमेंट ऐड की गई है जो कि कम्युनिटी सर्विस है। काफ़ी फॉरेन कॉन्सेप्ट है, यूएस में ये कॉन्सेप्ट भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता बिल है, अभी एक्ट नहीं बना है। यूएस में काफ़ी पॉपुलर है ये कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी सर्विस। तो जब आएगा तब उसकी बात कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम डायरेक्ट सेक्शन 54 की तरफ, कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस। कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? कम्यूटेशन मतलब कोई एक पनिशमेंट को हटाकर आपको कोई दूसरी सिंपलर पनिशमेंट दी जाती है। तो अगर डेथ सेंटेंस आपके खिलाफ पास किया गया है तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अब इसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि इसमें दो सेक्शन में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात की गई है, पर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन जो है वो काफ़ी बाद में दी गई, दोनों सेक्शन के बाद में दी गई। तो कम्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस मतलब आपका डेथ सेंटेंस किसी सिंपलर सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाएगा। फिर और इसमें ऑफेंडर की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 55 हमारा बात करता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ से हम समझेंगे तीन चीज़ें, या फिर वो 14 ईयर्स की हो सकती है, 20 ईयर्स की हो सकती है, और अभी सेक्शन आई बिलीव 376D गैंग रेप जो है उसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ टिल द नेचुरल लाइफ ऑफ द ऑफेंडर, मतलब जब तक वो इंसान वहाँ पर मर नहीं जाता तब तक उसको जेल में ही रखा जाएगा, ऐसा 376D में शायद पनिशमेंट दिया गया है, और पोक्सो के वेरियस एक्ट्स में भी ऐसा दिया गया। तो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ को हम कम्यूट कर सकते हैं ऐसे टर्म में जो कि 14 ईयर्स से कम है। ये हमारा सेक्शन बात करता है। हमारा सेक्शन 55A जो बात करता है वो डेफिनेशन है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, जो कि ऊपर में बात की गई थी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में सिंपल बात यह है कि अगर जो सब्जेक्ट मैटर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, हमने शेड्यूल 7 देखा था, उसमें 3 लिस्ट थी, तो शेड्यूल 7 के अंदर कोई सब्जेक्ट आता है उसमें अगर आपका कन्विक्शन हुआ है तो उस केस में जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो जाएगी, और अगर स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में अगर आपका कन्विक्शन हुआ है तो उस केस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी। इस पनिशमेंट के चक्कर में और आगे सेक्शन 57 है फ्रैक्शंस ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट। ये एक चीज है कि इसमें लिखा है, अब इसमें ऐसा लिखा है कि द फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट फॉर लाइफ शैल बी रेकन्ड एज इक्विवेलेंट टू 20 ईयर्स। मतलब अगर इंसान की जिंदगी में से 20 साल निकाल दो तो ऐसा कह सकते हैं इनकी जिंदगी खराब होगी, जिंदगी चली गई। तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को हम 20 साल के लिए भी कंसिडर कर रहे हैं। जब भी हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट यहाँ पे लाइफ से पूरी जिंदगी नहीं था, लाइफ का मतलब था उम्र। हाँ, वो नेचुरल लाइफ भी एक प्रोविजन मैंने बताया था 376D और पोक्सो एक्ट में जो किया, तो वो भी अभी काफ़ी चेंज हो गया जी। इसके बाद हम डायरेक्ट सेक्शन 73 की तरफ चलेंगे, क्योंकि बाकी के सेक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर क्वेश्चन इतने बनते नहीं हैं, पर अगर आपको एक गो थ्रू करना है तो आप हेडिंग्स इसके देख सकते हैं जी। मतलब कुछ इम्प्रिजनमेंट फाइन ना भरने के लिए दी गई हुई है, कुछ है कि फोरफीचर की बात की गई है प्रॉपर्टी आपकी, फिर उसमें सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन हो गया, तो ये सारी बात की गई है। इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। 73 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पहले तो जिसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिली है उसको ही दिया जाता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एक सेल होता है जिसमें जो आयरन बार्स होते हैं
वो गेट होता है और छोटा सा सेल होता है, उसमें वो कैदी को बंद करके रखा जाता है, तो उसको हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बोलेंगे। फिर इसमें कुछ लिमिटेशंस भी दी गई है, उसको आप एक बार देख लीजिए, इतना कुछ नहीं है, इसको आप रट नहीं सकेंगे इतने। ये तो बहुत, और आपको रटने की जरूरत भी नहीं, एग्जाम में आप जब चाहो ये एक एक्ट खोल के देख सकते हो, लेकर ही जाना है तो इसमें रटने ही यही 14 दिन तक रख सकते हैं, 1 महीने में 7 दिन से ज्यादा नहीं रख 7 दिन से ज़्यादा सकते, नहीं रख ये सब चीजें दी गई हुई है, वो आप देख लीजिए एक बार, उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी आगे चैप्टर 4 की तरफ चैप्टर बढ़ते हैं। 4 जनरल एक्सेप्शन। अब इसमें 2 चीज़ें दी गई है, एक जनरल एक्सेप्शन भी दिया गया है, और आगे हम जाएंगे तो शायद इसी चैप्टर में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो ये भी इसी चैप्टर में बात की गई है। तो दो चीज़ें बात कही गई है चैप्टर 4 में, जनरल एक्सेप्शन और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जनरल एक्सेप्शन होता है क्या? जनरल एक्सेप्शन मतलब आपने कोई एक्ट किया, वो जनरली आता है ऑफेंस की कैटेगरी में, पर ये कुछ एक्सेप्शंस है, जिस सिचुएशन में आपने एक्ट किया तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। वैसे ही प्राइवेट डिफेंस में अगर आपने कोई एक्ट किया तो वो जनरली ऑफेंस की कैटेगरी में आता है, पर इस सेक्शन के अंडर अगर आपने फॉल करते हैं आप, तो वो आपका एक्सेप्शन बन जाता है और वो ऑफेंस की कैटेगरी नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 76 की बात करते हैं। एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। अभी देखिए, इसमें एक इलस्ट्रेशन आप देख लेंगे तो पूरा सेक्शन समझ में आ जाएगा कि कोई सोल्जर है, वो अपने सुपीरियर के ऑफिसर से फायर करता है, तो वो ड्यूटी बाउंड है। अगर उसके सुपीरियर ने ऑर्डर दिया कि आपको फायर करना है, अगर मॉब आता है तो उसने फायर किया, तो वो बाउंड है उस ऑर्डर से, तो ऐसा नहीं कह सकते कि उसने कोई ऑफेंस किया। आगे का हमारा सेक्शन है 77, जो कि वही 77, 78, इनफैक्ट 79 भी यही है कि जब कानून और न्यायिक रूप से कोई चीज की गई होती है तो मान लिया जाता है कि वो सही है, और उसको आप ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं ले सकते, बिल्कुल। तो इसीलिए जैसे 77 है कि जज का ने अगर जज ने किसी को फांसी की सुनवाई दे दी, तो अब वो ठीक है, बिल्कुल किसी को बॉडीली इंजरी हार्म पहुंचाना वो मर्डर है, इंजरी हुई है, लेकिन भाई वो उसका जज का काम है वो करना। इसी तरह से इसी पे हमारी डिबेट भी हुई थी कि वेदर मर्डर इज स्टेट किलिंग और नॉट, तो काफी हीटेड आर्गुमेंट हुआ था हमारे। तो सेक्शन 80 देखते हैं हम, एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। इसमें ज़्यादा हम डायरेक्ट की लैंग्वेज में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट इलस्ट्रेशन पे फोकस करेंगे। इसमें दिया गया कि अगर एक इंसान कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रहा है और उसने ड्यू केयर से सब प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, और अगर वो एक्स का जो हेड है वो निकल के किसी को लग जाता है और उसका डेथ हो जाता है, तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस में नहीं आएगा, क्योंकि उसने ड्यू केयर से किया हुआ है। अगर ड्यू केयर से नहीं किया तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। सेक्शन 80 है हमारा, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड टू प्रिवेंट अदर हार्म। तो इसमें हमारा है गुड फेथ और क्रिमिनल इंटेंशन जो है वो हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मैं और एक बच्चा चल रहे हैं स्ट्रीट में, फुटपाथ पे, अगर सामने पोल आता है, मैं वो बच्चे को हटा के ऐसे फुटपाथ पे धक्का मार देता हूँ, और कोई ट्रक नहीं पर ठीक है बाइक आ जाती है और उसको टक्कर मार देती है, तो मेरा कोई क्रिमिनल इंटेंट नहीं था इसमें, मैंने जो भी किया उसको वो पोल से टकराने के लिए हटाकर इस तरफ किया, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस में नहीं आएगा। काफी बेवकूफ़ी वाला काम था ये, खंबे से टकरा जाता तो कितना ही लगता अभी। हाँ ठीक है, इससे जब बाइक से टकरा गया तो क्या बड़ा चोट लगेगा। हाँ, बहुत बड़ा काम कर दिया। इन एनी केस आई एम सेफ थैंक्स टू सेक्शन 80। सेक्शन 82 हमारा बात करता है, 82 और 83 साथ में देख लेते हैं। ये बात करता है कि अगर किसी 7 साल से नीचे के बच्चे ने कोई ऑफेंस कर दिया है तो वो ऑफेंस में नहीं आएगा। किसी को चाकू मार दिया तो अभी उसमें इतनी समझ नहीं है कि वो समझ सके कि ये एक ऑफेंस है, तो वो एक ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। फिर ऐसा बच्चा जो 7 साल की एज क्रॉस कर चुका है पर 12 साल की एज क्रॉस नहीं किया है और उसमें मैच्योरिटी नहीं है और उसने कुछ काम कर दिया, कोई एक्ट कर दिया, तो वो भी ऑफेंस की कैटेगरी नहीं आएगा। सेक्शन 84 हमारा बात करता है एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड।
अगर कोई इंसान अनसाउंड माइंड है और वो कुछ एक्ट करता है तो वो भी ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। फिर सेक्शन 85 हमारा बात करता है एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल। नशे में अगर कोई इंसान किसी को मार देता है तो वो ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता, पर शर्त है वो नशा जो है वो आपकी विल के अगेंस्ट कराया गया हो। फिर आप नहीं कि दारू पी के किसी को मार रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम तो प्रोटेक्टेड है सेक्शन 85 में काफ़ी, हाँ, तो ये आप नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 90 की तरफ। बीच में जो सेक्शन है वो इतने रिलेवेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सर आप एक बार हेडिंग्स पढ़ देख लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। ये चीज़ वो इसमें गुड फेथ, कंसेंट वगैरह के कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं इसमें। आगे कंसेंट की चर्चा हुई कि इंटॉक्सिकेटेड है, उसी से आगे देखते हैं कि कंसेंट, उसके कंसेंट के बिना उसे पिलाया गया। उसमें एक टर्म आया कि उसको नशा कराया गया अगेंस्ट हिज विल। तो कंसेंट में जो है कंसेंट फियर से भी या एक फोर्सफुली भी कंसेंट दिलाया गया हो सकता है कि वो फोर्सफुली उसे मनाया कि हाँ मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, वो भी वो उसे भी कंसेंट में माना नहीं जाएगा, लेकिन वो प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये फोर्सफुली कंसेंट दिलाया गया था। वैसे ही कंसेंट बाय एन इनसेन पर्सन एट द टाइम ऑफ इंसेनिटी, कुछ लोगों को पागलपन के दौरे पड़ते हैं, पागलपन के दौरे पर इंटरवल्स होते हैं उनके, हाँ, इंसेनिटी के एपिसोड होते हैं। तो जो वो इंसेनिटी के एपिसोड में के दरमियान उसने कोई कार्य किया हो या फिर कोई कंसेंट दी हो तो उसे कंसेंट मानने में नहीं आएगी। वैसे ही एक 12 साल के से छोटे बच्चे का कंसेंट भी मानने में नहीं आएगा। उसी में आगे जाएंगे सेक्शन 93 में भी गुड फेथ में किए गए हुए कम्युनिकेशन की बात हो रही है। 94 में एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। ये आप सेक्शन ऐसे ही पढ़ोगे तो थोड़ा सा एकदम जलेबी जैसा सेक्शन है, आपको थोड़ा उलझ जाओगे, लेकिन एक्सप्लेनेशंस में इसको साफ कर दिया जाता है कि ऐसा कोई काम अगर आप कर रहे हो, अगर किसी का खून कर रहे हो जो जिसके लिए स्टेट ने डेथ पनिशमेंट दी गई है, वो वैसे काम के लिए ये एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन उसके अलावा कोई काम आपको फोर्सफुली करवा रहे हैं तो उसके लिए एक्सेप्शन माना जाएगा। उदाहरण इसमें ऐसा दिया है कि मान लो आपको डरा धमका के कोई गैंग ज्वाइन करवाता है और उसमें आपको कहीं जाके किसी का खून कर देना है। अनलॉफुल असेंबली भी कह सकते हैं सेक्शन 141। तो नहीं, वो भी बात है, वो चलो असेंबली हुई, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन जो है वो ये क्या कहते हैं मर्डर का ही है सिर्फ। ये आप याद रखें कि अगर आप किसी का खून कर देते हो तो आपको ये एक्सेप्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे तो डरा धमका के किसी का खून करवाएगा, ठीक है, तो वो चीज मानने में नहीं आएगी। लेकिन मान लो आप कोई ताला मतलब क्या कहते हैं लॉकस्मिथ हो या कोई ऐसी चीज, तो आप और किसी के घर का ताला आपसे जबरदस्ती डरा धमका के आपसे खुलवाया जाता है तो आप इस एक्सेप्शन का बेनिफिट ले सकते हो जो सेक्शन 94 में दिया गया है। फिर हम आगे बढ़ेंगे डायरेक्ट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। तो ये याद रखिएगा कि 96 से लेकर 106 सेक्शन जो है वो हमारे प्राइवेट डिफेंस की बात करते हैं। ये क्वेश्चन पिछले साल या फिर उसके पिछले साल एक बार पूछा गया एग्जाम में। चैप्टर 4 का हमारा पहला पार्ट था जनरल एक्सेप्शन। अभी हमारा अगला पार्ट है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो कि शुरू होता है सेक्शन 96 से लेकर 106 तक। अब हम अगर जनरली देखें तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो स्टेट पर होता है। अगर किसी ने ऑफेंस कमिट कर दिया तो स्टेट को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ता है कि भाई ये इंसान है, इसने ऑफेंस कमिट किया है तो इसको आप पनिश करो। पर अगर हम प्राइवेट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर जो डिफेंस क्लेम कर रहा है उनको प्रूव करना है कि हाँ भाई मैंने अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वो एक्सरसाइज किया था, ये सर्कमस्टेंसेस थे, इसीलिए मुझे ये एक्ट करना पड़ा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 96 हमारा कहता है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आपने कुछ भी किया पर अपने प्राइवेट डिफेंस
के अंतर्गत तो वो ऑफेंस माना नहीं जाएगा। आगे हम सेक्शन 97 की तरफ पढ़ते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड प्रॉपर्टी। और वैसे ही प्राइवेट डिफेंस फॉर अनसाउंड माइंड, और इसका एक्सटेंट मतलब अनसाउंड माइंड का एक्सटेंट दिया गया है। उसमें अनसाउंड माइंड के केस में जो प्राइवेट डिफेंस दोनों पार्टीज को मिलता है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, एक्यूज्ड को भी विक्टिम को भी। फिर राइट टू प्राइवेट डिफेंस की कॉजिंग टू डेथ, ठीक है, के लिए भी है। इसमें कुछ 5-6 सर्कमस्टेंसेस दिए जो बता देते हैं। मतलब हमारा सेक्शन 100 बात करता है कि आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस किसी की डेथ तक कब यूज़ कर सकते हैं। तो 7 सर्कमस्टेंसेस है। जब आपकी डेथ का खतरा हो, या फिर आपको ग्रीवियस हर्ट का खतरा हो, या फिर रेप की सिचुएशन हो, अननेचुरल लस्ट, किडनैपिंग और अबडक्शन, या फिर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, या फिर एसिड अटैक। इन 7 केसेस में आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस उस हद तक यूज़ कर सकते हो जब तक सामने वाला मर नहीं जाता। आगे हम सेक्शन 101, 102, 103 और 104, इसके आप अगर हेडिंग्स एक बार देख लेते हैं 105 के साथ, तो भी इनफ है। इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ नहीं है जो आपको समझानी पड़े। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर 5, अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब ये होता है कि कॉज करना, किसी को उकसाना कि भाई आप ये एक्ट करो। जैसे आप जानते हैं कि आईपीसी का सेक्शन 306 है, अबेटमेंट टू सुसाइड। तो किसी को खुद की जान लेने पे मजबूर कर देने को वो वहाँ पे उसको अबेटमेंट, वो सेम अबेटमेंट, वो भी ऑफेंस माना जाता है। वहाँ पे किसी की जान लेने का अबेटमेंट क्या, यहाँ पे किसी और गुनाह को अंजाम देने के लिए अबेटमेंट करने को भी अबेटमेंट का मतलब वही उकसा, किसी को उकसाना माना जाएगा। इसमें बहुत सारे सेक्शंस दिए गए हैं। सेक्शन 108 अबेटर की बात करता है। कौन अबेटर है? तो जो इंसान जिसने उकसाया है किसी को कोई एक्ट करने के लिए, वो अबेटर माना जाएगा। इलस्ट्रेशन आप इसके एक बार देख लीजिएगा। सेक्शन 109 का हेडिंग है हमारा पनिशमेंट ऑफ, वो पनिशमेंट है, पनिशमेंट ऑफ थोड़ा खुद से देख लीजिएगा। पनिशमेंट्स हम ये वाले वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि हर एक क्राइम के पनिशमेंट्स अलग अलग दिए गए हैं। वो आपको ऐसे देखा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये क्राइम इस चैप्टर में, इस सेक्शन में दिया गया होगा, या आईपीसी में दिया है, सीआरपीसी में नहीं दिया है भाई, ठीक है। बस अगर इतना पता होगा तो आप ये एग्जाम आराम से निकाल पाओगे। और इनफैक्ट हर एक लॉयर को ये इतनी चीज़ तो पता होनी चाहिए। कोई क्लाइंट आ रहा है, हाँ, कोई काउंसलिंग मांगने के लिए, फिर आप कोई और ही एक्ट पकड़ के बैठे और उसमें से उसको काउंसिल कर रहे हैं, तो ये चीज़। और मैं इतना मानता हूँ कि ठीक है, आपको अगर एक बार देख के बोलने की जरूरत पड़े तो भी चलेगा, लेकिन गलत चीजें आप रटोगे ना, ऐसे नंबर रटोगे तो आपको गलत चीज याद हो जाएगी। तो उससे अच्छा चीज याद ही क्यों रखनी है, ठीक है। जब चाहिए तब खोल के देख लो। ओपन बुक एग्जाम है वैसे भी, और आगे प्रैक्टिस भी ओपन बुक ही रहने वाली है। प्रैक्टिस करते करते आपको चीजें याद रह जाएगी तो वो अच्छी बात है, ठीक है, इवेंचुअली। लेकिन हम इस वीडियो में नहीं बता रहे भाई, हमारा कहने का मतलब ये है, आप समझ लो, ठीक है। सेक्शन 114 114 अ बेटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड, ये जो है बहुत बार यूज भी होता है प्रैक्टिकलिटी में। इसका मतलब ऐसा है कि अगर आपने किसी को किसी चीज़ करने के लिए उकसाया और वो चीज़ हो गई, जैसे कि मैंने पंचम को उकसाया कि जा भाई तू उस इंसान का मर्डर कर दे। अब पंचम ने जाके मर्डर कर दिया। अब उस सिनेरियो में मैं वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हूँ तो भी मैं अबेटमेंट के अंदर बुक किया जा सकता हूँ। ये कहता है हमारा सेक्शन 114। ये सेम चीज 115 में, और ये तो सिर्फ मर्डर की बात थी। 115 में और भी चीजें दी गई है जिसके लिए डेथ पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। जितने भी क्राइम्स जैसे रेप है, जैसे और भी छोटे मोटे क्राइम्स है वो बाकी सब भी, हाँ, तो सेडिशन है, सेडिशन, तो ये सब चीज़ें 115 में होगी इसके अबेटमेंट के लिए। अबेटमेंट ऑन पब्लिक सर्वेंट ये दिया गया है 116 में। 117 में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारा इसमें है 120 से लेकर 120 में दिया गया है, और आगे भी 118 में से लेकर 120 में दिया गया है। इससे पहले मैं 117 भी एक थोड़ा सी हल्की झलक डाल देता हूँ, जहाँ पे अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस विद पब्लिक और मोर देन 10 पर्सन। इसमें मतलब
उदाहरण सहित समझाऊंगा कि अगर आप ये कुछ ऐसा कह दे कि हाँ ये इसने कोई खराब काम किया, आप पब्लिक में जाके किसी को बोलते हो कि आई और पब्लिक को उकसाते हो, 10 से ज्यादा लोग को इकट्ठा कर दो आप किसी को मारने के लिए या फिर किस उसके, तो वो ये इस सेक्शन में उसमें आएगा, उसमें 3 साल या फाइन की सजा। तो फिर आगे 118 में और 119 में और 120 में कंसीलिंग डिजाइन करके कॉन्सेप्ट दिया गया। इसमें ऐसा है कि कोई भी ऑफेंस जो है वो आपको पता है कि कमिट होने वाला है, उसका उस ऑफेंस का डिज़ाइन पता है आपको कि ये ऑफेंस इस तरीके से कमिट होने वाला है, और अगर आप उस इंफॉर्मेशन को छुपा के रखते हैं तो भी उसको अबेटमेंट माना जाएगा। अगर आपको पता है तो आपको जो अथॉरिटी है उसको रिपोर्ट करना है, वरना आपको अबेटमेंट के अंदर भी किया जा सकता है। और फिर आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर 5A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, हमने आगे बात की गई थी इस पे उदाहरण सहित कि 2 और मोर पर्सन, 2 से ज़्यादा लोग किसी क्राइम को, किसी वारदात को अंजाम देने के लिए एक कॉमन इंटेंट के साथ, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को के लिए मिलके कोई चीज़ करते हैं तो उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहा गया। चैप्टर 6 ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, मतलब स्टेट के अगेंस्ट, स्टेट यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें माना जाएगा, या और सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया भी माना जाएगा। राष्ट्र और राज्य अलग अलग चीज़ है, लेकिन हम इस चैप्टर में दोनों को एक ही मानते हैं। अब भारत देश के खिलाफ कोई युद्ध करना, युद्ध लड़ने का षड्यंत्र करना, रचना, ये सब चीजें सेक्शन 121 में दिया गया है, वेजिंग और अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर। फिर 121A जो है कॉन्स्पिरेसी टू कमिट, मतलब ये उसका एक कॉन्स्पिरेसी करना, मतलब कुछ लोगों के साथ मिलके ये करना, वो भी गलत है। सेक्शन 122 हमारा बात करता है कलेक्टिंग आर्म्स एक्सेट्रा विद इंटेंशन ऑफ वेजिंग वॉर, मतलब आप आर्म्स और एम्युनिशन कलेक्ट करते हैं भारत या फिर भारत सरकार के अगेंस्ट युद्ध करने के लिए। फिर 123 हमारा बात करता है कंसीलिंग विद इंटेंशन ऑफ फैसिलिटी डिजाइन टू वेज वॉर, मतलब आपको पता है कि ये डिज़ाइन क्या होने वाला है वॉर का, और फिर आप उसको कंसील करके रखते हो, वो डिज़ाइन को अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को रिपोर्ट नहीं करते हो, तो वो भी एक जैसे सेक्शन 118 और 120 डिस्कस करते वक्त हमने जो कंसीलिंग डिजाइन की बात की थी कि कोई डिजाइन है, कोई प्लानिंग है और उसको छुपाए रखना, इसको कंसीलिंग डिजाइन टू वेज वॉर अगेंस्ट इंडिया। ठीक है। फिर हमारा 124 बात करता है असॉल्टिंग प्रेसिडेंट, गवर्नर एक्सेट्रा। तो हम अगर प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर या फिर कोई भी हायर लेवल के ऑफिसर्स को असॉल्ट करते हैं तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा अंडर 124। अब आगे बात करते हैं 124A सेडिशन। काफी प्रचलित सेक्शन रहा है, काफी विवादित रहा है, इस पे काफी केसेस हुए हैं और इसे एक बहुत बुरा कानून माना जाता है। और जितना बुरा ये कानून है वो उतना डिफिकल्ट ये पढ़ने में भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे इसके एलिमेंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट प्रैक्टिस के वक्त भी अगर आप ये आते हैं तो आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई है। वर्ड्स, शब्द, इधर स्पोकन और रिटन, लिखित में या उच्चारण में, जो एक्साइट्स और अटेम्प्ट्स टू एक्साइट्स, मतलब लोगों को उकसाते हैं या लोगों को उकसाने का प्रयास करते हैं, किसके खिलाफ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार के खिलाफ, उसे सेडिशन माना जाएगा। सेडिशन जो है एक दंडनीय अपराध नहीं इसमें, हाँ ठीक है, सेडिशन जो है इसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। सेक्शन 125 हमारा बात करता है वेजिंग वॉर अगेंस्ट एशियाटिक पावर इन अलायंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलायंस में जो भी हमारे एशियाटिक पावर्स है उसके खिलाफ आप अगर युद्ध लड़ते हैं तो वो भी एक एशियाटिक पावर का मतलब एशिया कॉन्टिनेंट में जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं। हाँ जी, वैसे ही दूसरे कंट्रीज जो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखते हैं उनके खिलाफ युद्ध लड़ना या युद्ध लड़ने की षड्यंत्र करना, वो भी दंडनीय अपराध है। वैसे ही आगे किसी पब्लिक सर्वेंट को वॉलंटरीली, वैसे ही आगे जाके किसी escape of rescuing harboring of 128 है, पब्लिक सर्वेंट वॉलंटरी अलाउइंग प्रिजनर ऑफ स्टेट और वॉर टू एस्केप, पब्लिक सर्वेंट नेग्लिजेंस। हाँ ठीक है। आगे सेक्शन 128 से 130 जो है
ये पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किए गए नेग्लिजेंस या जानबूझ के किए गए अपराधों को लेती है। या आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आगे देखेंगे चैप्टर हम चैप्टर 7 में हम बात करेंगे ऑफेंस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। तो इसमें बात करी गई है कि अगर आप आर्मी, नेवी या फिर उसमें एयरफोर्स में कोई भी अबेटमेंट या फिर ऐसा कोई भी एक्ट करते हैं जिससे आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स जो है वो भारत सरकार के अगेंस्ट एक्ट करे तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। वो इस चैप्टर में बात की गई है। सिर्फ हेडिंग आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे आप इसमें देखेंगे कि वियरिंग गार्ड, सेक्शन 140 वियरिंग गार्ड और कैरिंग टोकन यूज बाय सोल्जर, मतलब सोल्जर जैसा हुलिया बना के चलना, सोल्जर के यूनिफॉर्म में जैसे चिन्ह लगे होते हैं वैसा खुद को इम्पर्सनेट करना, वो भी एक अपराध है। अब आगे हम सीधा जाएंगे चैप्टर 8 ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति, पब्लिक शांति का भंग करना। हाँ, कोई ऐसा एक्ट करना जिससे शांति का भंग होता है। इसमें अनलॉफुल असेंबली आ गया आपका 5 और मोर पर्सन, जो कि हमने आगे सेक्शन 34 में डिस्कस किया था। आप वीडियो को बैक में जाकर भी देख सकते हैं। फिर हमारा आ गया बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। फिर 144 जॉइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विथ डेडली वेपन। इसका पनिशमेंट ज़्यादा होगा। जैसे देखा जाए तो मतलब बहुत सारी डिटेल, मतलब एक एक चीज़ के बारे में, पनिशमेंट फॉर राइटिंग आर्म्ड विथ डेडली वेपन, ऐसे करके बहुत है आगे। नोइंगली जॉइनिंग कंटिन्यूइंग असेंबली ऑफ 5। सेक्शन 153 वांटनली गिविंग प्रोवोकेशन विद इंटेंट टू कॉजिंग राइट। वांटनली का मतलब है डेलिबरेटली, जानबूझ के, ठीक है, गलत इंटेंशन से, अनमर्यादित रूप से कोई ऐसा कार्य करना कि जिससे लोगों को प्रोवोक करना, हाँ, राइट्स करने के लिए जी, तो वो भी एक पनिशेबल दंगाई करने के लिए लोगों को उकसाना। फिर अब आते हैं सीधा हम अगले चैप्टर की तरफ, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट्स। और इसमें आप ज़्यादा आपको मतलब लोड नहीं लेना, सिंपल सी बात है। पब्लिक सर्वेंट से होने वाली कौन सी गलत काम हो सकते हैं, आप खुद ही सोच लीजिए कितने हो सकते हैं। डिसओबेइंग लॉ का में दिया गया प्रोसीजर का उल्लंघन करना, किसी विक्टिम को ट्रीट ना करना, ठीक है, मतलब जिसे उन्हें बचाना था उसको वो चीज़ ना करना, वो भी एक गलत चीज़ है जो एक पब्लिक सर्वेंट कर सकता है। कुछ इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट जो है वो फ्रेम करना किसी निर्दोष इंसान को फंसाने के लिए, वो भी एक उसमें आएगा। और अनलॉफुली एंगेजिंग इन ट्रेड, जानबूझ के किसी पैसे क्या कहते हैं निकलवाना, या फिर नहीं भाई तुम इसी से ही सौदा करो, ये सब चीज़ें जो है पनिशेबल। पब्लिक सर्वेंट अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करेगी तो ये सब चीज़ होती है, और ये सब चीज़ों का प्रोविजन दिया है इंडियन पीनल कोड। चैप्टर 9 है हमारा, बात करता है ऑफेंसेस रिलेटेड टू इलेक्शन। अभी इसमें आपको सिर्फ एक ही सेक्शन है 171B ब्राइबरी, सिर्फ वही नोट करना है। ब्राइबरी मतलब क्या? किसी को घूस देना, लांच देना, किस लिए? वोट जो है वो उसके फेवर में कराने के लिए, तो वो एक ब्राइबरी का ऑफेंस यहाँ पे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 10 की तरफ, कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। अपनी ड्यूटी से भाग जाना, ठीक है, या फिर नॉन अटेंडेंस, जब उनकी ज़रूरत थी तब वहाँ पे मौजूद नहीं रहना, ये सब चीज़ें, वहाँ जाना नहीं। अगर आपको किसी लॉफुल अथॉरिटी ने समन किया है या फिर वारंट भेजा है तो आप वो समन या फिर वारंट को अवॉइड करते हैं या फिर सर्व नहीं होने देते, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस, और वो इस चैप्टर में इसकी बात करेंगे। हम सेक्शन 177 की तरफ, फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर लीगली बाउंड हो कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए और आप उसके कॉन्ट्रारी अगर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन फर्निश करते हैं तो वो सेक्शन 177 के अंदर एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर 11, फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस। ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, लोक न्याय के खिलाफ कोई नियम भंग करना या फिर लोक न्याय के खिलाफ कोई अपराध करना। तो उसमें एक है गिविंग फॉल्स एविडेंसेस। आप जब ओथ लेके कोई चीज़ कोर्ट में आप बता रहे हो
तो अगर आप झूठ बोल रहे हो, गलत है, आपको पता है, तो वो एक दंडनीय अपराध है, सेक्शन 191 में दिया गया है। सेक्शन 191 में गिविंग ऑफ फॉल्स एविडेंसेस दिया गया है, और वैसे ही सेक्शन 192 में फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंसेस दिया गया है। मतलब आप कोई एविडेंस जो है वो खड़ा करता है, गलत एविडेंस जो है वो खड़ा करता है ताकि किसी का कन्विक्शन हो जाए, तो उसको भी एक पनिशेबल ऑफेंस माना गया। चैप्टर 12 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स। कॉइन इज डिफाइंड एज स्टैम्प्ड मनी ऑथराइज्ड बाय द स्टेट। सेक्शन 230 में इंडियन कॉइन जो है इंडियन गवर्नमेंट के ऑथोरिटी से। इसमें क्या क्या कॉइन नहीं है? काउरीज मतलब जो है शंख वगैरह, सी शेल्स जो होता है उसको काउरीज बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो स्टैम्प नहीं है। लम्प्स ऑफ अनस्टैम्प्ड कॉपर, धातु के ऊपर जहाँ जिस पे स्टैम्प नहीं लगे हुए हैं, कॉपर के धातु जो है, पित्तल का धातु जो होता है, वो सब चीज़ें कॉइन्स नहीं है। मेडल्स जो है वो कॉइन्स नहीं है। फिर फारूखाबाद रुपीज जो है वो भी कॉइन नहीं है। और फिर सेक्शन 231 काउंटर फीटिंग कॉइन की बात करता है कि बनाना। काउंटर फीटिंग का डेफिनेशन हमने आगे देख लिया था कि हाँ। एक ही चीज की तरह दूसरी रिजेम्बलेंस चीज बनानी, दूसरे को डिसीव करने और जो गलत है, ठीक है, वो स्टैम्प जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं किया है, वो किसी और पर्सन ने दिया है उस मेटल पे, तो वो फिर काउंटरफिट कॉइन होगा। तो काउंटर फिटिंग से भारत सरकार को काफ़ी नुकसान होता है हर साल, तो ये भी एक दंडनीय अपराध है। वैसे ही गवर्नमेंट स्टैम्प्स जो होते हैं, स्टैम्प पेपर स्कैम भी एक हुआ था 2003 में, उसके ऊपर एक हाल ही में सीरीज भी बनी है द तेलगी स्कैम, वो भी एक दंडनीय अपराध है। वो दिया गया है सेक्शन 232 काउंटर फिटिंग इंडियन कॉइन्स। हाँ, और नहीं, वो इंडियन कॉइन्स है। स्टैम्प्स का भी एक सेक्शन है आगे जाके, सेक्शन 255 जो है काउंटर फिटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प्स। ये इस चैप्टर में यही दिया गया था। फिर देखते हैं चैप्टर 13 में ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट्स एंड मेजर्स। मतलब वेट में किसी भी चीज़ के वजन में गफला करना और कम वजन या ज़्यादा वजन दिखाना जिससे उसे फ़ायदा हो, दुकानदार को फायदा हो, ग्राहक जो है उसको नुकसान। तो ये भी एक दंडनीय अपराध है। आपने वो कौन सी मूवी थी, नायक अनिल कपूर की, उसमें वो चुंबक लगा रहा था तराजू के नीचे, तो वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो था उसमें एक तरह से कुछ फायदा कर रहा था। चैप्टर 14 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस एंड डिसेंसी एंड मॉरल्स। तो इसमें चैप्टर का टाइटल जितना बड़ा है, चैप्टर में सेक्शंस भी उतने ही ज़्यादा है। अप टू सेक्शन 294 दिया गया है इसमें, और इसमें देखा जाए तो पब्लिक न्यूसेंस दिया गया है। पब्लिक न्यूसेंस की हम बात करें तो जो भी अगर कोई एक्ट करता है जिससे आजू बाजू में रहने वाले लोगों को कोई कॉमन इंजरी होती है या फिर डेंजर होता है उनकी प्रॉपर्टी को या फिर बॉडी को, या फिर उनको अनोयंस होता है, तो ऐसे सारे एक्ट्स और ओमिशन को हम बोलेंगे पब्लिक न्यूसेंस। ये पब्लिक न्यूसेंस का जो कॉन्सेप्ट है, ये एक टॉर्शियस लायबिलिटी भी, एक टॉर्शियस वो भी है, और एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है। टॉर्शियस ऑफेंस भी और क्रिमिनल ऑफेंस भी है। तो क्रिमिनल ऑफेंस में उसको सेक्शन 268 में दिया गया, और बहुत सारी चीजें पब्लिक न्यूसेंस के चैप्टर के पर्सपेक्टिव में आती है, जैसे डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल्स, फिर एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, एडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, फाउलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग्स, जो पब्लिक स्प्रिंग्स मतलब जो नहर नाले नदियाँ जो होती है उसको उसके पानी को प्रदूषित कर देना, वो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। रैश नेविगेशन ऑफ व्हीकल्स, रैश ड्राइविंग। चैप्टर 15 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन, इंजरिंग और डिफाइलिंग पब्लिक रिलीजियस प्लेसेस। तो मतलब कोई भी धार्मिक स्थल है, वहाँ के मूर्तियों को या उसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करना, वो एक दंडनीय अपराध है, इसमें दिया है। सेक्शन 295A में डेलिब्रेट एंड मैलिशियस एक्ट इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स, और इसमें जो है कोई, जैसे हमने देखा था सेक्शन 124A में, कि कोई भी लिखित शब्द या फिर मुंह से बोले गए शब्द या फिर कोई साइन या फिर कोई पीस ऑफ आर्ट, फोटोग्राफ, कोई भी ऐसी चीज जो किसी रिलीजियन
धर्म के प्रति लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाता है, उसे इस सेक्शन में एक दंडनीय अपराध करार दिया गया है। सेक्शन 296 बात करता है डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली। अगर आप किसी रिलीजियस असेंबली को डिस्टर्ब करते हैं तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। फिर ट्रेसपासिंग ऑन बेरियल प्लेसेस, तो अगर आप किसी बेरियल प्लेसेस है उसको ट्रेसपास करते हैं तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 16 की तरफ, ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। सेक्शन 299 और 300 हम देखेंगे। इसके वर्डिंग्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि मैं एक गड्ढा खोदता हूँ और उस पर कुछ लकड़ियाँ बिछा देता हूँ और उस पर घास रख देता हूँ, तो वो एक ग्राउंड फॉर्म लगेगा। अब पंचम जैसे आ रहा है वो गड्ढे में गिरता है, और तो ये जो ऑफेंस है, दीपक चाहता था कि प्रैंक करूंगा मैं, ठीक है, अगर उसका इंटेंशन था कि नहीं पंचम को मैं मारना चाहता था, नहीं मुझे पता था कि वो गड्ढे में गिरने से किसी की मौत हो जाएगी, हाँ, पर मैं नहीं चाहता था कि ऐसा पर्टिकुलरली पंचम ही आके इस गड्ढे में गिरे, तो मेरा टारगेट पंचम नहीं था। हालांकि आई नो कि गड्ढे में गिरने से किसी की मौत हो सकती है, तो वो जो मेरा एक्ट है वो मर्डर में नहीं आएगा, कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, क्योंकि मैंने पंचम को टारगेट करके ये चीज़ नहीं करी है। और हमारा सेक्शन 300 बात करता है, उसमें भी एक इलस्ट्रेशन दिखता है सिंपल। ए शूट्स जी विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग हिम एंड जी डाइज, मतलब मैं पंचम को मारने के इरादे से गोली मारता हूँ और वो मर जाता है। यहाँ पर मेरा टारगेट भी पंचम है, मेरा इंटेंशन भी पंचम को मारने का, और पंचम की ही डेथ होती है, तो वो मर्डर में कवर है। तो ये बेसिक डिफरेंस है सेक्शन 299 और 300। वैसे ही सेक्शन 301 में हम डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मारना था दीपक को, ठीक है, लेकिन आपने वहां से, मान लो कैमरा जहाँ से है वहां से आपने कोई चाकू फेंका दीपक को मारने के लिए, मैं बाजू में बैठा था, मुझे लग गई, ठीक है, तो इस केस में भी मैं मर गया, ठीक है, पता नहीं क्यों हर सेक्शन में मैं मर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, मैं तो इसमें आप, तो ये हुआ सेक्शन 301 में ये जुर्म है कि कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन अदर देन द पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। आपको मारना दीपक को था, मर गया पंचम, ठीक है। अब वैसे ही अब इसमें पनिशमेंट फॉर मर्डर दिया है, सेक्शन पनिशमेंट ऑफ मर्डर दिया है सेक्शन 302 303, वैसे ही 304 भी पनिशमेंट की बात करता है। 304A और 304B नए सेक्शन है। 304A है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मेडिकल जो मेडिकल स्टाफ होता है किसी भी हॉस्पिटल का, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होता है, उनके ऊपर ये सेक्शन लगता है, सेक्शन 304A। 304B जो है वो डाउरी डेथ की बात करता है। इसमें एक 7 साल का प्रिजम्पशन है। अगर किसी लड़की की शादी होती है और 7 साल में उसकी डेथ हो जाती है और ऐसा रिकॉर्ड पर आता है कि वो उस पर क्रूरल्टी हुई है, तो ऐसा माना जाएगा कि डाउरी को लेकर उसकी डेथ हुई है। ये प्रिजम्पशन भी हमें दिया गया है सेक्शन 304B। सेक्शन 305 में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ अ चाइल्ड दिया गया है। 306 में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड दिया गया है। सब ये जनरल, इस अबेटमेंट ऑफ सुसाइड मैंने आपको पहले ही अबेटमेंट वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे तब बताया था। तेरे पर तो बहुत जिम्मेदारी है, ये है वो, तू आत्महत्या कर। नहीं, ये तो बहुत लाइट हार्टेड हो। कई बार कोई चांसेस है कि तू, तेरे को ऐसा जलील करूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, जीने लायक नहीं रहेगा तू, ये भी एक तरह का, ठीक है, थ्रेट करके किसी को मरने के लिए मजबूर कर देना हुआ, ठीक है। पैसे कैसे नहीं दिया, ये अर्नब गोस्वामी पे लगा था कुछ साल पहले ये वाला क्रिमिनल चार्ज, जब उसको जेल हो गई थी। अब वैसे ही अटेम्प्ट टू मर्डर है कि कोशिश हुई मर्डर की लेकिन हो नहीं पाया किसी रीजन से, वो भी एक दंडनीय अपराध है, उसमें 10 साल तक की जेल हो सकती है। सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। अब सेक्शन 310 थग का मतलब आप समझिए कि एक हैबिचुअल ऑफेंडर है जो रॉबरी कर रहा है विथ और विदाउट मर्डर, ठीक है, तो वो और स्टीलिंग ऑफ चाइल्ड, ये किसी का बच्चा चोरी कर रहा है, कुछ रॉबरी कर रहा है, किसी का मर्डर करके या मर्डर किए बिना, तो वो इस सेक्शन 310 में आएगा अस थग। फिर उसका पनिशमेंट दिया गया है सेक्शन 312 से लेके 316 जो है वो मिसकैरेज के रिलेटेड जो ऑफेंसेस है वो डिस्कस करता है। फिर सेक्शन 317 अबैंडनमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 12 इयर्स की बात करता है। सेक्शन वो भी एक दंडनीय अपराध है। सेक्शन 318 जो है
कंसीलमेंट ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबीज बॉडी, डेड बॉडी, कोई बच्चा पैदा हुआ मर गया, मार डाला, जो भी है, उसकी बॉडी को कंसील करना, उसको छुपाना, उसको बिना किसी को बताए दफना देना या फिर उसको ठिकाने लगा देना लाश को, वो भी एक दंडनीय अपराध है। आगे का हमारा जो पार्ट है वो हर्ट के बारे में होने वाला है। सेक्शन 319 उसमें डेफिनेशन दी गई है, whoever causes bodily pain, disease or infirmity to any person is said to हर्ट। इसमें मेंटल फिजिकल और रेपुटेशन का हर्ट मतलब फिजिकल हर्ट की बात हो रही है यहाँ पे। आगे चलते हैं सेक्शन 320 में ग्रीवियस हर्ट के बारे में बात की है। उसमें एक चीज़ है इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब है कि किसी की को सेक्सुअली इंपेयर कर देना, उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स को परमानेंट डैमेज कर देना। वैसे ही फिर उसकी आईसाइट को हार्म पहुंचाना, फिर उसके बाद उसकी हियरिंग, कोई भी सेंसेस है हमारे बॉडी के, वो परमानेंटली डिसेबल कर देना, वो एक ग्रीवियस हर्ट का पार्ट है। फिर आगे का हमारा सेक्शन है 321 जो कि वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। हर्ट का डेफिनेशन हमने देख लिया। अगर आप इंटेंशन के साथ आपको पता है कि इस इंसान को हर्ट होगा मतलब बॉडीली, तो उस इंटेंशन से आप कोई एक्ट करते हैं तो वो आपका कवर्ड है 321 वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट। फिर हमारा सेक्शन 322 बात करता है वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। तो ग्रीवियस हर्ट में हमने जो आगे देखा इमैस्कुलेशन और बाकी सब चीज़ें, तो वो आप इंटेंशन से करते हैं, वॉलंटरीली करते हैं, तो वो आपका पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा सेक्शन 322 के अंडर। फिर आगे हम बढ़ते हैं। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, हमारे साथ एक बहुत वाहियात मजाक हुआ है। हमने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद पता चला कि कैमरा बैटरी लो होने की वजह से बंद हो चुका था और सेक्शन 322 के बाद वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अब काफ़ी लेट हो गया है, दीपक तो चला गया घर, तो अब दीपक हमारे बीच में नहीं है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तो कोई बात नहीं, हम फिर भी अपने शेड्यूल में लगे रहेंगे। हमें क्योंकि हमने आपसे वादा किया कि हर दिन एक वीडियो आएगा और हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। एग्ज़ाम आने तक एग्ज़ाम के बस अब 9 ही दिन बचे हैं। तो सेक्शन 322 के बाद सेक्शन 338 तक वॉलंटरीली कॉजिंग हर्ट अलग अलग प्रकार से किया गया है। बाय थ्रोइंग एसिड, बाय एक्सटॉर्शन, बाय कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन, ये सब चीज़ें इसमें दी गई है। अब इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 339 रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और फिर सेक्शन 340 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क लोग को लगता नहीं है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का मतलब होता है कि किसी पर्सन को एक जगह पे इस तरह से बांध के रखना बेसिकली कि वो उसका मूवमेंट किसी भी तरह का, किसी भी डायरेक्शन में थोड़ा सा भी कोई भी मूवमेंट ना हो। और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का मतलब होता है कि उसे एक जगह के बाहर, एक मर्यादा के बाहर नहीं जाने देना। तो हम उदाहरण लेते हैं कि जैसे अगर दीपक को मैं बांध के रखूँ पलंग पे, बहुत गलत साउंड करता है लेकिन मान लेते हैं दीपक को मैंने बांध के रखा, तो वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन होगा। मैं उसको किसी भी तरह का मूवमेंट करने से रोक रहा हूँ। और अगर मैं उसको उसके घर के आगे गुंडे लेके पहुंच जाऊं और उसको बाहर, अपने घर से बाहर निकलने ही ना दूं, तो वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होगा। तो अब हम सेक्शन 49 डिस्कस करेंगे जिसमें डेफिनेशन ऑफ फोर्स दिया गया है। तो इसमें लिखा है कि अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स, मतलब फिजिकल फोर्स का यूज करने को फोर्स कहा गया है किसी दूसरे इंसान पे। इसमें फिर हम आगे देखेंगे क्रिमिनल फोर्स। और क्रिमिनल फोर्स होता है कि फिजिकल फोर्स का यूज करना किसी क्राइम को, किसी गुनाह को आगे बढ़ाने के लिए, उसको क्रिमिनल फोर्स कहते हैं। सिंपल सी बात है। वैसे ही आगे हम पढ़ेंगे कि असॉल्ट का डेफिनेशन। असॉल्ट का मतलब होता है कि ऐसा जेस्चर करना कि जिससे सामने वाले को लगे कि ये मुझे पे फिजिकल फोर्स का प्रदर्शन करने वाला है। करता नहीं है लेकिन ये असॉल्ट हुआ, ठीक है। तो ये मतलब प्रिपरेशन है फिजिकल फोर्स के इम्प्लीमेंटेशन की, तो इसे असॉल्ट कहते हैं कि अभी ये मारने वाला है, मुक्का मारने वाला है, कुछ भी है, तो वो असॉल्ट हुआ, ठीक है। फिर दूसरी बात है कि फिर इसमें हम आते हैं सीधा सेक्शन 354 की तरफ। असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू आउटरेज है। तो फिजिकल फोर्स का उपयोग किसी महिला की मॉडेस्टी
को हार्म पहुंचाने के लिए जब यूज़ किया जाता है। सेक्शन 354A जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट के लिए है। सेक्शन 354B है वो डिसरोब करने के लिए या फिर कपड़े वस्त्र हरण करने के लिए यूज़ किया। सेक्शन 354C वॉयरिज्म। वॉयरिज्म का मतलब होता है कि जब कोई पुरुष एक महिला को नग्न अवस्था में उसकी तस्वीरें खींचता है या उसे देखता है तो देखता है तो उसे वॉयरिज्म कहा जाता है। फिर 354D स्टॉकिंग का मतलब है किसी महिला की इजाज़त के बगैर उसका पीछा करना और उसको देखते रहना, उसको ताकते रहना, तो उसको स्टॉकिंग कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम। फोर्स का यूज़ बहुत सारी आगे के सेक्शंस में यूज़ किया गया है, लेकिन अब तो हम सीधा जाते हैं सेक्शन 361 किडनैपिंग। जो बीच बीच के सेक्शंस हैं वो आप बस उसकी लाइन पढ़ लेंगे, टाइटल ही पढ़ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या है। तो अब आता है सीधा सेक्शन 361 पे किडनैपिंग के बारे में, जिसमें किडनैपिंग के गुनाह के बारे में जहाँ पे लिखा गया है वो किडनैपिंग मतलब किड मतलब बच्चा, नैपिंग मतलब बच्चे की चोरी करना। किडनैपिंग एक बहुत ही प्रचलित शब्द है, सबको मालूम होगा इसके बारे में। किडनैपिंग जो होती है 16 ईयर्स ऑफ एज, माइनर जो होते हैं 16 ईयर्स के अंडर जो होता है उनकी हो सकती है। उसके ऊपर वालों को एबडक्शन बोलते हैं, वो 362 में दिया गया है। किडनैपिंग के दो प्रकार है, किडनैपिंग आउटसाइड इंडिया और किडनैपिंग विदाउट द कंसेंट ऑफ लीगल गार्डियन। मतलब ये दोनों का मतलब यही है कि अगर किडनैप करके बच्चे को देश के बाहर ले जाया जा रहा है तो वो एक तरह का किडनैपिंग हो गया, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आएगा। और किडनैपिंग विदाउट द कंसेंट ऑफ लीगल गार्डियन मतलब बच्चे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना उसके माँ बाप को की इजाज़त लिए बगैर। और आगे बढ़ते हैं हम इसमें किडनैपिंग फॉर द पर्पसेस ऑफ बेगिंग, abducting in order to murder, इस तरह से किडनैपिंग फॉर रैंसम जो सबसे ज़्यादा जिसमें मतलब किडनैपिंग की जो वजह बनती है वो फिरौती की रकम लेने के लिए होती है। और फिर इस तरह से बहुत सारे सेक्शंस हैं इस चैप्टर में किडनैपिंग के बारे में भी। फिर इसमें सेक्शन 370 जैसे मैंने बताया ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स के बारे में दिया गया है। तो उसमें अगर कोई ट्रैफिकिंग ऑफ पर्सन्स मतलब कोई इंसान अगर कुछ लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उनको कन्फाइन करके रख रहा है, ठीक है। इसमें जो यूज़ दिया गया है कि उनके ऊपर थ्रेट यूज़ करके, उनके ऊपर फोर्स यूज़ करके, उन्हें अपना पावर का अब्यूज़ करके उन लोगों को अपने लोगों से अपना काम करवाना और उनको एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहा जाता है। उसमें फिर आगे और सेक्शंस भी हैं उसके सपोर्ट में। हैबिचुअल डीलिंग विद स्लेव सेक्शन 371 होता है। सेक्शन 373 है बाइंग माइनर्स फॉर पर्पसेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। सेक्शन 372 है सेलिंग माइनर्स फॉर द पर्पसेस ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। वैसे करके सेक्शन 374 अनलॉफुल कंपलसरी लेबर। सिंपल चीज़ है, आप अगर टाइटल पढ़ोगे तो आपको मतलब समझ जाएगा इस सेक्शन में कौन से क्राइम के बारे में बात की गई है। सेक्शन 375 रेप होता है। रेप का मतलब सब जानते ही हैं। रेप में 2-3 चीज़ें जो हैं उनका मीनिंग पता होना ज़रूरी है, नहीं है तो आप गूगल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पेनिट्रेट्स, इंसर्ट्स, मैनिपुलेट्स, ये सब कीवर्ड्स है, ठीक है। मैनिपुलेट्स का इस कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब होगा, ठीक है। पेनिट्रेट्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो अपने सेक्सुअल ऑर्गन से पेनिट्रेशन की बात हुई है, ठीक है। अब फिर सेक्शन 377 तक अलग अलग तरह के अननेचुरल सेक्शन ऑफेंसेस की बात की गई है। सेक्शन 377 में रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुआ था, आई थिंक 2018 में हुआ था, उसमें होमोसेक्सुअल्स के बीच में जो कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशन होता है उसको अलाउ किया है, परमिट किया गया है। उसके लिए इस सेक्शन के इंटरप्रिटेशन को चेंज किया गया था। इससे पहले होमोसेक्सुअल्स को भी 10 साल की सज़ा हो जाती थी कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए। तो वो एक सोशल रॉन्ग था जो फिर जुडिशियरी वे में उसको सही किया गया। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 17 जो कि ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बारे में जाती है। इसमें सब
थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकॉइटी, इन सब के बारे में। अच्छा, इसमें डिफरेंसेस लोगों को फिर भी नहीं पता होता कि थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, इन सब में क्या फ़र्क होता है। थेफ्ट मतलब चोरी करना, किसी की चीज़ उन्हें बिना बताए, उनकी इजाज़त के बिना उनकी चीज़ ले लेना थेफ्ट बोलते हैं, सिंपल बात है। एक्सटॉर्शन मतलब जान से मारने की धमकी, फिजिकली हर्ट करने की धमकी देके उनसे वो प्रॉपर्टी लेना, उसको एक्सटॉर्शन कहते हैं। फिर रॉबरी क्या होता है? रॉबरी में जान से मारने की कोशिश या जान से मार दिया जाता है सामने वाले को, या इंजरी पहुंचा दी जाती है दूसरे इंसान को, तो उसको रॉबरी कहते हैं। और डकैती क्या होता है? डकैती मतलब डकैती जो बोलते हैं, उसमें 5 और मोर पीपल जब रॉबरी करते हैं तो उसे डकैती कहते हैं। जैसे गांव में डाकू आ गए, ट्रेन में डाकू घुस गए, तो डाकू मतलब बहुत 5 से ज़्यादा लोग हैं तो वो डकैत हुआ, 5 से कम लोग हैं तो फिर वो इंडिविजुअल सब पे रॉबरी का केस लगेगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 403 डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब होता है कि गलत तरीके से प्रॉपर्टी चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 403 डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। मिस अप्रोप्रिएशन का मतलब यहाँ है कि किसी की प्रॉपर्टी यूज करना खुद के लिए और अपनी बता के समझ के यूज करना किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को, वो है डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। फिर आगे जाते हैं हम सेक्शन 405 जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मतलब जब आप पे कोई जिम्मेदारी दी जाती है, आपके ओहदे से लेके आपको कॉन्ट्रैक्चुअली कोई जिम्मेदारी होती है आप पे, और उसका क्रिमिनली उल्लंघन करना, उसमें से चोरी कर लेना, ठीक है, उसको कहते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी गोल्ड फाइनेंस की बैंक में काम करते हैं कि कर्मचारी हैं और आपको सोना दिया गया है संभाल के रखने के लिए, जिसके सामने आप पैसा दे रहे हो, और फिर वो सोना चोरी कर लेना, ठीक है, अपने यूज़ के लिए, और भाग जाना वहाँ से, उसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहा जाएगा। चलो एक और उदाहरण लेते हैं कि मान लो मेरी हत्या हो जाती है, जैसे सेक्शन 300 में और 299 में हुई थी, तो उसके बाद मैंने अपनी संपत्ति मेरे लीगल हेयर को आगे ले जानी थी, उसके लिए मैंने एक वसीयत तैयार की थी, और दीपक को वो विल एग्जीक्यूट करनी थी, लेकिन वो उस विल से वो सारी प्रॉपर्टी खुद बेच देता है और जितने भी पैसे होते हैं वो लेके चला जाता है। तो ये हुआ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जब मैंने उसे उसमें एग्जीक्यूटर बनाया था उस विल का, तो उसे वो विल मेरी मर्जी के हिसाब से जो मेरे लीगल हेयर था या जिनको भी मैंने वो वसीयत से प्रॉपर्टी देनी चाहिए थी उनको देनी थी, उन्होंने मेरा ट्रस्ट को ब्रीच किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 415 जिसमें चीटिंग की डेफिनेशन दी है। इसमें चीटिंग में दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर फुसला के उससे कोई प्रॉपर्टी ले ली जाती है, उससे कुछ करवा के या उससे कुछ करने से रोकने से, जो वो अगर फुसलाया नहीं गया होता तो वो चीज़ ना करता, तो उसे चीटिंग कहा जाता है। आगे देखते हैं सेक्शन 420 जो 400 BC बोलते हैं जिसे, तो उसमें उसका टाइटल ही यही है, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब उस चीटिंग करके किसी से संपत्ति लेना, ठीक है, वो एक कानूनन गुनाह है, यह सेक्शन 420 में लिखा गया है। फिर आगे देखते हैं सेक्शन 425 मिसचीफ। सेक्शन 425 मिसचीफ में का मतलब है कि मिसचीफ का मतलब ये है कि जानबूझ के ऐसा कोई काम करना जिससे किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान हो रहा है और उसकी वैल्यू घट रही है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं दीपक की बाइक पे एक बहुत बड़ा पत्थर लेके डेंट दे देता हूँ और मुझे पता है कि इसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी को डैमेज होगा और इसकी बाइक की वैल्यू कम हो जाएगी,
तो वो हुआ मिसचीफ, ठीक है, जो इंटेंशनली किया गया है उसकी बाइक की वैल्यू को कम करने के लिए या उसकी बाइक को डैमेज पहुंचाने के लिए। और मिसचीफ के भी बहुत तरीके से मिसचीफ किया गया है, इंजरी टू पब्लिक रोड, इरिगेशन, इंजरी मिसचीफ बाय फायर एक्सप्लोजिव, टू डिस्ट्रॉय और मेक अनसेफ अ डेक वेसल, बहुत सारे तरह के। इसमें देखेंगे हम सेक्शन 441 क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास, आप ट्रेसपास जो है एक टॉर्चरस कॉन्सेप्ट भी है, आपको पता होगा कि कहीं पे इजाज़त के बगैर जाना उसे ट्रेसपास कहा जाता है। जो प्रॉपर्टी पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, किसी की प्राइवेटली ओन्ड प्रॉपर्टी है, उसमें बिना बुलावे के, बिना इजाज़त के घुस जाना उसे ट्रेसपास कहते हैं। क्रिमिनल ट्रेसपास मतलब किसी क्राइम के कंटिन्यूएंस में कोई गुनाह को अंजाम देने के लिए किसी के घर में चले जाना या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में चले जाना जहाँ पे उसको आने की इजाज़त नहीं थी, उसे क्रिमिनल ट्रेसपास कहेंगे। सेक्शन 442 हाउस ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास का मतलब है कि किसी के घर में घुस जाना, वो स्पेसिफिक हो गया कि घर में घुस जाने को उसको क्रिमिनल हाउस ट्रेसपास कहते हैं, ठीक है। फिर सेक्शन 443 बोलता है लर्किंग हाउस। व्हाट इज लर्किंग? लर्किंग का मतलब होता है कि वहाँ पे ताका झाकी करना, वहाँ पे नज़र रखने के लिए एंटर करना किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी को बिना परमिशन के या बुलावे के, उसे लर्किंग हाउस ट्रेसपास कहेंगे। फिर सेक्शन 445 हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग का मतलब घर तोड़ देना नहीं, घर के अंदर बिना बुलाए, बिना परमिशन के घुस जाने को हाउस ब्रेकिंग कहेंगे। तो आप बोलेंगे हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग में क्या फ़र्क है? हाउस ट्रेसपास का मतलब है कि दरवाज़ा खुला था, ठीक है, वो अंदर जाने के लिए उसे कोई ताला नहीं तोड़ना पड़ा, कोई दरवाज़ा नहीं तोड़ना पड़ा। हाउस ब्रेकिंग में कोई वो घर बंद था, ठीक है, उस ताले को तोड़ा गया, दरवाजे को तोड़ा गया, खिड़की को तोड़ा गया, कैसे करके एक ऐसी जगह पे जहाँ पे घुसने की परमिशन, घुसने के लिए सारे सेफ्टी प्रोविजंस को तोड़ के कोई अंदर घुसता है तो उसे हाउस ब्रेकिंग कहते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत इस पे ही आगे सेक्शन 462 तक चर्चा हुई है ट्रेसपास वगैरह पे, हाउस ब्रेकिंग वगैरह पे। फिर चैप्टर 18 जो है वो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी मार्क्स। ये जो है ये एक सिविल डैमेज का क्रिमिनल ऑफेंस है। इसमें फॉर एग्जांपल मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट। तो सेक्शन 463 ऑफ आईपीसी में फॉर्जरी की डेफिनेशन दी है। उसमें उसकी डेफिनेशन है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बनाता है या कोई फॉल्स सिग्नेचर करता है या कोई ऐसा कोई फॉल्स मार्क का यूज़ करता है, कोई फॉल्स स्टैंप लगाता है, तो उस जिससे कोई कॉन्ट्रैक्ट में जाता है, जहाँ पे कोई टाइटल उसे मिल जाए कि जिससे उसे वो किसी प्रॉपर्टी में उसका क्लेम हो जाए, तो वो फॉर्जरी हुआ। वैसे ही मेकिंग अ फॉल्स डॉक्यूमेंट मतलब सील या किसी स्टैंप का कॉपी करके कोई डॉक्यूमेंट बनाया हो तो वो सेक्शन 464 में वो पीनलाइज्ड है। फिर आगे जाएंगे हम सेक्शन 478 ट्रेडमार्क्स। ये रिपील होके ट्रेडमार्क्स एक्ट में आ चुका है। ये सब जो है ये एक तरह के सिविल रॉन्ग से, इसमें डैमेजेस सिविल है मगर ये एक बट दीज आर क्रिमिनल ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 484 काउंटर फीटिंग अ मार्क यूज बाय अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, किसी पब्लिक सर्वेंट की सिग्नेचर। फिर सेक्शन 486 सेलिंग गुड्स मार्क्ड विद अ काउंटरफिट प्रॉपर्टी मार्क। तो जो नकली नाइकी पूमा के जूते और क्लोथ्स बेचते हैं तो ये उनके लिए है कि कोई गलत उस या फिर कोई चीज़ में ISI सर्टिफिकेशन मार्क होता है, वो मार्क बिना ऑथराइजेशन के यूज़ करना या बिना सर्टिफिकेशन के यूज़ करना, ये सब चीज़ें सेक्शन 486 में आएगी। फिर काउंटर फीटिंग बैंक नोट्स वगैरह ये है सेक्शन 489A में दिया गया है। फिर हम आते हैं चैप्टर 19 में जिसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज दिया गया है। ये रिपील करके वर्कमेंस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 20 ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज। इसमें सेक्शन 493 कहता है कोहैबिटेशन कॉज्ड बाय मैन डिसीटफुली। इसका मतलब है एक
पुरुष जब महिला से झूठ बोल के उसके साथ एक शादीशुदा जिंदगी गुजारता है तो उसे एक ऑफेंस बताया गया सेक्शन 493 में। वैसे ही दूसरी शादी कर लेना पति या पत्नी के जिंदा होने के बावजूद, ये सेक्शन 494 में एक ऑफेंस है। फिर मैं मेंशन करूँगा सेक्शन 497 एडल्ट्री, जब शादी शुदा जिंदगी में कोई हस्बैंड या वाइफ किसी और व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसे एडल्ट्री कहते हैं। फिर आता है सेक्शन 498 में, जिसमें लिखा है कि किसी शादीशुदा महिला को संभोग करने के इंटेंशन से एब्डक्ट कर देना, उसे कहीं ले जाना, इसे भी एक कानूनन अपराध माना गया है। फिर आएंगे चैप्टर 20A, क्रूएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड। इसमें सेक्शन 498A में क्रूएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स के बारे में कहा गया है। तो उसमें क्रूएलिटी किस तरह से होती है? क्रूएलिटी इज इंजरी, या तो इंजरी, और डेंजर मतलब इंजरी होने का खतरा टू लाइफ, लिम्ब और हेल्थ। लाइफ मतलब जीवन को खतरा, जान का खतरा है। डेंजर टू लिम्ब या फिर इंजरी टू लिम्ब मतलब किसी बॉडी के पार्ट को इंजरी हुई है या हो सकती है। और डेंजर टू हेल्थ मतलब शारीरिक हेल्थ, मेंटल हेल्थ, उनकी स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। ये सब जो है ये क्रूएल्टी में आएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 499 डिफेमेशन, जो चैप्टर 21 में दिया गया है। डिफेमेशन का मतलब है कि किसी के बारे में पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बुरा भला कहना, जिससे उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचता है, और जो कहा गया है वो बिल्कुल झूठ की बुनियाद पे कहा गया है, और इस तरह से कहा गया है कि वो दुनिया को सच लगे। ठीक है, ये एक तरह का डिफेमेशन हुआ कि अगर मान लो कि मैं दीपक के बारे में जाके बोलूँ कि दीपक एक नंबर का चोर है, उसने मेरे से इतने पैसे उधार लिए थे और मुझे कभी लौटाए नहीं, जबकि हमारे बीच में ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं था। तो फिर ये हुआ डिफेमेशन कि मैंने उसकी रेपुटेशन सबको जाके पूरे दुनिया को जाके बोल दिया कि दीपक तो चोर है, वो चोरी करता है, तो कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। तो फिर ये डिफेमेशन हुआ। फिर ये भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इसके बाद सीधा चलते हैं हम चैप्टर 22 में, जिसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट और अनॉयंस की बात की गई है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मतलब है कि जब कोई थ्रेट करता है किसी इंसान को, उसकी रेपुटेशन को या उसकी प्रॉपर्टी को, तो उसकी वजह से वो दूसरे व्यक्ति को जो है मजबूर करता है कोई कार्य करने से, कोई काम करने से या कोई काम ना करने से, मतलब उसे मजबूर करके कुछ करवाता है, तो उसे क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहा गया है। सेक्शन 504 जो है इंटेंशनल इंसल्ट विद इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच, मतलब कि किसी इंसान को उकसाना इस तरह से कि वो पब्लिक पीस को नुकसान करे, वो कोई इंटेंशनली किसी को इंसल्ट करके, तो वो भी एक गुनाह है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं अभी, चलो दीपक को बहुत बदनाम कर दिया, मैं अभी लिखते हैं चलो कि कोई पर्सन है जिस एक्स है मान लेते हैं कि उसको मैं कुछ बुरा भला कह देता हूँ, और मैं जान के कहता हूँ ऐसा बुरा भला, उसको इतना परेशान करता हूँ बोल के, इतना उसकी बदतमीजी करके उसको बेइज्जत करके बोलता हूँ कि वो अपना मानसिक संतुलन खो दे और वो पब्लिक में तहस नहस करने लगे, वो चिल्लाने लगे, वो कुछ ऐसा कर दे जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए, तो उसे इस सेक्शन में ऑफेंस माना गया है। फिर आप बढ़ते हैं चैप्टर 23 में, अटेम्प्ट्स टू कमिट ऑफेंसेस। ये है सेक्शन 511 जो कि लास्ट सेक्शन है इस इंडियन पिनल कोड का। इसमें लिखा गया है कि किसी भी कोई ऐसा ऑफेंस है जिसके अटेम्प्ट के बारे में अलग से यहाँ इस कोड में कोई पिनल प्रोविजन नहीं दिया, तो उसके वो अटेम्प्ट जो वो मेन एक्ट की जो पनिशमेंट होगी उसकी आधी पनिशमेंट अटेम्प्ट के ऑफेंस को दी जाएगी। फॉर एग्जांपल थेफ्ट दिया है कि किसी ने चोरी करने के इल्ज़ाम में अगर मान लो किसी को 10 साल की सज़ा हो रही है, चोरी में 10 साल की सज़ा नहीं होती,
मान लेते हैं 5 साल की सज़ा हो रही है, तो अगर उसने चोरी करने की कोशिश की है तो उसको 2.5 साल की सज़ा होगी। तो उसकी अटेम्प्ट में उसकी गुनाह में जो वो गुनाह अगर हो जाता उससे, तो उसको जो जितनी सज़ा मिलनी चाहिए थी उसकी आधी मिलेगी। तो इस सेक्शन 511 आखिरी सेक्शन था इंडियन पिनल कोड का। इससे हमारा इंडियन पिनल कोड समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप कमेंट्स में हमें बताइए कि हमें नहीं है। आपका फीडबैक हमें बहुत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमसे अगर कोई चीज़ रह जाती है, हम कोई चीज़ सही नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको कोई एडिशनल एक्सपेक्टेशन है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। और प्लीज़ हमें हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। हम AIB एग्ज़ाम तक रोज़ आपके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे रिवीजन पर्पसेस के लिए। देखिए, आज का वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, मैं जानता हूँ। मैं नहीं चाहता था कि ये इतना लंबा हो, मगर क्या करें, सब्जेक्ट ही इतने बड़े हैं। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।